हमारे तमाम दर्शकों को जो हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी का मैं वेदांत झा द सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको पता ही है कि हम हमारे खास अतिथियों के साथ में अभी लाला जगदलपुरी जी के ऊपर जो जन्म शताब्दी और साथ ही साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है जगदलपुर में, उसमें हम हमारे विशिष्ट अतिथि श्री त्रिलोक महावर सर का स्वागत करते हैं। त्रिलोक महावर सर आईएएस अधिकारी हैं, साथ ही इनकी साहित्यिक अभिरुचि के बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो अभी हम व्यक्तिगत रूप से महावर सर इस पास में बैठे हैं। वर्तमान दुर्ग कमिश्नर हैं सर। त्रिलोक महावर सर का जन्म जो है 15 दिसंबर 1960 में जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। चूंकि जगदलपुर इनकी जन्मभूमि भी रही है, हालांकि ये आईएएस अधिकारी के रूप में कलेक्टर के पद पर रहे और साथ में अभी दुर्ग में कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्री त्रिलोक महावर जी के साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शक जो हैं आपसे भली भांति परिचित हैं, सभी की साहित्यिक अभिरुचियां हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से वो आपके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा, साथ में आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ सर एक आईएएस अधिकारी के रूप में, अलग अलग जगहों पे आपने कार्य किया, उसके साथ में साहित्य के साथ में आपने कैसे तालमेल बिठा के रखा, उस विषय में आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो एक बहुत लंबी यात्रा है। शुरुआती दौर में तो मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था, तब कविताओं से मेरा ज़्यादा लगाव था और उसके बाद तो फिर सर्विस में हम आए तो ये शौक़ फिर लगातार जारी रहा। वैसे 1975 के आसपास भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसमें मैंने कविता के साथ साथ कहानी, निबंध लेखन और डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। संयोग से मुझे चारों में पुरस्कार मिले। पहला पुरस्कार कविता में था। बहुत दिनों बाद मुझे पता लगा कि वो जो मेरी कविता प्रतियोगिता में पहली आई थी, उसका शीर्षक चिड़िया था, उसके निर्णायक लाला जगदलपुरी जी थे। अच्छा। बहुत दिनों बाद कभी चर्चा में उन्होंने मुझे बताया। जी जी। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इसके बाद तो फिर मैं लिखता रहा, तो फिर मेरा लिखने का काम चलता गया। कहानियाँ लिखी, लघु कथाएँ लिखी, बाल गीत लिखे, आदिवासी जीवन पर काम किया, बहुत कुछ किया। जी सर। इसी बीच में एक साल मैंने यहाँ धर्मपुरा के कॉलेज में अध्यापन का भी काम किया और फिर 1983-84 के आसपास, 84 में फिर मैं शासकीय सेवा में चला गया। विभिन्न पदों पर कार्य किए, विभिन्न जवाबदारियां संभाली, लेकिन ये जो शुरुआती साहित्य से लगाव था वो लगातार बरकरार रहा और अभी भी है। मैं अभी भी लिखता हूँ। ये है कि मैं पहले कविताएं कम, कहानियाँ ज़्यादा लिखता था। समय की थोड़ी दिक्कत होने लगी तो कविताएं लिखी। वो कविताएं भी छोटी छोटी और कई बड़ी कविताएं भी लिखी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं महसूस करता हूँ कि किफ़ायती शब्दों में बात अच्छी तरीके से आ जाती है तो वो अपन कर सकते हैं। जी सर। इस लंबी यात्रा में 5 कविता संग्रह आए मेरे। एक अभी एक नई किताब आई है मेरे पर, जो शशांक जी ने और राम कुमार तिवारी जी ने उसमें बड़ा काम किया है। उसमें हिंदुस्तान के 30 लेखकों ने कविता का नया रूपाकार, मेरी कविताओं पर विमर्श पे अपनी टिप्पणियाँ, अपना मंतव्य दिया है। और यहाँ आकाशवाणी के 1977 में खुला, तो तब से लेकर अब तक हम आकाशवाणी में कार्यक्रम देते रहे। और दूरदर्शन में भी मैंने मेरा ख्याल 25 साल काम किया होगा, 20-25 साल। जी सर। बहुत सारे प्रोग्राम किए, भोपाल में किए, कई जगह किए। तो ये सब चलता रहा।
3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे मिले, 3 राज्य स्तर के अलग अलग पुरस्कार भी मिले। तो ये तो सब पुरस्कार तो मिलना और अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे यहाँ बस्तर की संस्कृति ने, यहाँ की आबो हवा ने, यहाँ के जनमानस ने प्रभावित किया, और वो फिर मैंने उनसे प्रभावित होकर उनको अपनी कविताओं में लाना शुरू किया। लाना क्या शुरू किया, अपने आप आती चली गई। आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं सर? सुमित्रा नंदन पंत जी मेरे प्रिय कवि रहे जी। मैं अभी कुछ दिनों पहले उनके घर पर भी गया था। अच्छा। जो स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जी। मेरी बड़ी इच्छा थी कभी कि मैं उनके उस निवास पर जाऊं जी। और देखूं कि वो वहाँ अल्मोड़ा का जो सौंदर्य है जी। अपने घर के सामने की छत पर बैठकर कैसे देखते थे। अच्छा। वास्तव में बहुत सुंदर दृश्य वहाँ का होता है, और प्रकृति ही जो है वो कहना चाहिए कि नारी का रूप है एक तरीके से, और प्रकृति की जो कृति है वो पूरा संसार है। तो उसका सौंदर्य जो है वो आदमी को अभिभूत करता है, प्रभावित करता है, और वो जब कविताओं में आता है तो वो निर्विकार भाव से एक सार्वभौम कविता बनती है। तो मुझे भी वो उनसे प्रेरणा मिली। बस्तर का सौंदर्य, यहाँ के नदी, झरने, जंगल, पहाड़, साल के दरख्तों का वैभव, महुए की खुशबू, आम की अमराइयों का मकरंद का झरना, आम की अमराइयों में जो मकरंद झरता है, महुए की जो खुशबू आती है, या सरई जब फूलता है, तो क्या कहना। बस्तर की नदियों का, यहाँ के झरनों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोकगीतों का जो भोलापन, निश्चलपन रहा वो मैंने देखा और सब प्रभावित हुआ। और फिर जब लिखना शुरू किया तो आप जानते हैं कि जब नदी का उद्गम होता है तो वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती है। रास्ते भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन पत्थर जो है नदी को रास्ता बनाने में मदद भी करते हैं और रोड़े भी हटकाते हैं। तो यहाँ एक तरुण साहित्य समिति हुआ करती थी उस समय में, उद्गम साहित्य समिति भी थी। हम इनके कार्यक्रमों में जाते रहते थे। लाला जी से, जगदलपुरी जी से हमारी मुलाकातें 1974 के ज़माने से शुरू हो गई थी। तो कवि गोष्ठियाँ जो होती थी उसमें कविताओं की जो है बड़ी कसावट के साथ में छानबीन होती थी। भाई ये शब्द ठीक नहीं है, या इसका मीटर ठीक नहीं है, गीत है तो इनके भाव ठीक नहीं है, ये शब्द अनुकूल नहीं है, या जो भी है। और उसके कारण जो कहना चाहिए कि एक मुकम्मल तौर पर जो गीत या कविता बनती थी उसकी प्रोसेस चलती रही। तो शुरुआत में हम जिन लोगों के साथ बैठा करते थे वहाँ के बड़े मशहूर मारूफ शायर हुआ करते थे, जैसे लाला जगदलपुरी जी तो थे ही, और उस समय में जोगेंद्र महापात्र जोगी के पिताश्री रघुनाथ महापात्र जी थे, फिर पंडित बाल गंगाधर सामंत जी थे, इसके अलावा इशरत मीर साहब थे यहाँ पर, एक बहुत बड़े माने हुए शायर थे, एक गनियामीपुरी साहब थे यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग थे। रऊफ खान परवेज थे, रऊफ परवेज साहब थे, बड़े मशहूर शायर थे। और तो उर्दू, हिंदी, इसका मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा, और ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से अपने आप आती चली गई। सर, आपने लाला जी के समकालीन काफ़ी सारे साहित्यकारों का जो जगदलपुर से ही थे और ख्याति प्राप्त थे, उनके मार्गदर्शन में या उनके साथ में आपने काफ़ी सारी रचनाएं की, उनके साथ में मिलना जुलना बैठना होता था। अभी जो है लाला जगदलपुरी जी के ऊपर में जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है सन 2020, मेरे ख्याल से काफ़ी पहले इसका पहला आयोजन हुआ था, उसके बाद एक लंबा अंतराल आया और 2020। संवेदनशील इंसान है, और उन्होंने लाला जी पर ये जो शताब्दी समारोह, उनके जन्म का कार्यक्रम आयोजित किया, वो बहुत मेरा ख्याल है प्रशंसनीय है, और उसकी तो दिल से तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बस्तर की ऐसी प्रतिभा
जिसको बस्तर ने हमेशा याद किया, और उसको याद किया जाए 100 साल उनके जन्म उत्सव पे। तो सर, आपकी जो रचनाएं हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं, कविता का नया रूपाकार, शब्दों से परे, इसके अलावा हमारे दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपने बहुत सारी जो है प्रकाशित करवाई हैं और प्रकाशित की हैं अलग अलग जगह पे। तो ऐसी किताबों के बारे में जो सफ़र आपका शुरू हुआ, उसके विषय में थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जहाँ तक प्रकाशन का सवाल है, शुरू से ही काफ़ी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री के झा साहब यहाँ थे, नव संदेश एक अखबार निकलता था, उसमें सबसे पहले उन्होंने मेरी कविताएं प्रकाशित की। फिर दंडकारण्य समाचार और यहाँ के जो तमाम अखबार निकलते थे उनमें तो खैर प्रकाशन हुआ ही। कादम्बिनी, हिंदुस्तान और धर्मयुग है और बाकी बहुत सारी पत्रिकाएं और पत्र जो हैं उनमें भी प्रकाशन हुआ। उनके नाम गिनाने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस लंबी यात्रा में हम शशांक जी के साथ भी संपर्क में आए जब आकाशवाणी जगदलपुर यहाँ खुला, और फिर हम लोगों ने प्लानिंग की कि हमारे कविताओं का प्रकाशन हो। तो पहली किताब हमारी जो है 1997 में मेरा ख्याल है वो आई। जहाँ तक मेरा ख्याल है 1997 का ही समय है वो, और विस्मित ना होना जी। और विस्मित ना होना जो है जब आई तो यहाँ जगदलपुर के कई लोगों में, इसमें मदन आचार्य जी ने मुझसे कहा था कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। मैंने कहा इसलिए तो इसका शीर्षक हमने लिखा है विस्मित ना होना। बोले आप इतना लिखते होगे और आपकी किताब दिल्ली से छपी, बस्तर के कवि की किताब दिल्ली से छप रही है। मैंने कहा छप गई। तो उन्होंने मुझे बड़ी मतलब कहना चाहिए कि अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स या कभी शुभकामनाएं दी। और उसके बाद में फिर दूसरा संग्रह जो है वो हमने विदिशा में नदी के पुनरुत्थान के लिए जो बेतवा के लिए काम किया, एक हमारी कलेक्टर थी सुधा चौधरी जी, उनको समर्पित किया था। नदी के लिए सोचो, नदी ये जो था वहाँ के श्रमदानियों को समर्पित था, जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए दिन रात एक करके नदी की सफाई की और वहाँ के पर्यावरण की रक्षा के लिए, मतलब मेरा ख्याल है आज भी वो काम सन 2003 के बाद से लगातार चल ही रहा है, एक लंबे अंतराल से। इसके बाद जो कि बस्तर हमारा शुरुआती कार्य क्षेत्र रहा, यहाँ की बहुत सारी विसंगतियाँ, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की तकलीफें, यहाँ की इतना ही नमक कविता संग्रह में लिया इसमें हमने, जिसमें एक पायली चिरौंजी के बदले एक पायली नमक का जो विनिमय है वो यहाँ पहले हुआ करता था, तो उसका भी मैंने चित्रण किया। साल के दरख्त जो कटे यहाँ पर और बहुत मामूली पैसों पर ज़मीनें लेकर लोग उनकी लकड़ियाँ काट ले गए, ये भी था। बहुत सारी चीज़ों का उसमें मैंने समावेश किया। चौथा संग्रह फिर जो आया वो मेरी एक बहुत पुरानी कविता जो मैंने कभी 1977 में लिखी थी, जे सुधारता है चांद, वो आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित हुई थी। तो इतनी लंबी यात्रा में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सुधरती जा रही हैं, तो बतौर समय जो है और उसके हिसाब से फिर जे सुधारता है चांद एक कविता संग्रह आया। उसका जी सर, वर्ष 2018 में शब्दों से परे की एक शीर्षक से एक काव्य संग्रह आया। इसका विमोचन बिलासपुर में हुआ, जिसमें 2 दिन का हमने राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया, जिसमें देश भर के लोगों को आमंत्रित किया। अच्छे जाने माने साहित्यकार इसमें आए। और ये शब्दों से परे के संबंध में मुझसे लोगों ने पूछा था कि आपने इसका शीर्षक शब्दों से परे क्यों लिखा। मैंने कहा कि हर कोई आदमी सोचता है, हर आदमी कवि होता है, लेकिन बात कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। कोई कह देता है तो यूं ही कह देता है,
और कुछ लोग यूं ही कहते हैं तो उसमें भी कहने का अंदाज होता है, लेकिन जो आपके मन में भावना होती है जरूरी नहीं वो शब्दों में ही अभिव्यक्त हो सके। तो बच्चे और माँ के बीच में, खासतौर पर शिशु और माँ के बीच में जो संवाद होता है वो जरूरी नहीं शब्दों में हो, आंखों ही आंखों में माँ कुछ कहती है, बच्चा समझ लेता है और वो दोनों अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति है वो शब्दों से परे है। अब बच्चे ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, बच्चे ने क्या समझा, ये तो वही जाने, इसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही शब्दों से परे भी बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ होती हैं भावों की। तो शब्द जब पीछे छूटने लगते हैं और भाव बहुत ज़्यादा बलवती होते हैं तब शब्दों से परे वाली बात आती है। और ये बहुत उच्चतम स्तर की बात है आपकी अनुभूतियों की, इसको समझना बहुत बिरले लोगों का काम है। जो हमारे युवा साहित्यकार हैं उन पर मेरे ख्याल से अभी लाला जगदलपुर जिला ग्रंथालय ने बहुत ही अच्छा एक मंच देने की कोशिश की साहित्य सम्मेलन करके, और प्रशासन ने जो उसके लिए एक नई सोच लेकर आए जिला ग्रंथालय को नवीनीकरण करने का। तो इसमें युवा साहित्यकार और साहित्य जगत में क्या इसकी जो रोल हो सकता है उसके विषय में आप बताएं। बड़ा महत्वपूर्ण इसमें उनका रोल हो सकता है, भूमिका हो सकती है। कारण ये है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो बात कहाँ से आएगी। तो ग्रंथालय का होना ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा कार्य है, स्तुत्य कार्य है। तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। मैंने भी अपने समय में इसी पुराने जिला ग्रंथालय से बहुत सारी किताबें ली। मेरा ख्याल है मेरी तो मेंबरशिप भी आज भी यहाँ होगी, सदस्यता होगी आज भी। तो किताबें पढ़ना चाहिए और ग्रंथालय की सुविधा मिलना बहुत अच्छी बात है और इससे तो ज्ञान बढ़ेगा और ज़्यादा फायदा होगा। लोग ज़्यादा कविता के, साहित्य के और ज्ञान विज्ञान के कई क्षेत्रों के संपर्क में आएंगे। बस उनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तत्काल लिखकर फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं उसमें न तो कहीं भाषा का ध्यान रहता है, न कहीं भावों का ध्यान रहता है। देश काल परिस्थिति समय पर कौन से शब्द आने चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए उनकी भावनाओं का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसको अपन ठीक वैसे ही समझ लें कि जैसे दर्जी कोई कपड़ा तैयार करता है, सीखता है, भले उसकी कच्ची सिलाई करता है, पहले फिटिंग देखता है, उसके बाद उसको पोस्ट करना चाहिए। तात्कालिक रूप से तो ठीक है, लिख दिया आपने, अच्छी बात है, लोग वैसे भी पढ़ेंगे, पर लेकिन आप खुद महसूस करिए, उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जैसा मैंने कहा कि ग्रंथालय का जीवन में बड़ा महत्व है। हर एक किताब जो है महत्वपूर्ण होती है। तो यूं ही मेरे दिमाग में विचार आया कि ज़िंदगी क्या है, इस पर एक यदि कविता लिखी जाए तो क्या हो सकती है। तो ज़िंदगी क्या है, एक किताब है। ज़िंदगी क्या है, एक किताब है। जिल्द जैसे माँ बाप का साया, जिल्द जैसे माँ बाप का साया, पत्नी मुख्य पृष्ठ, पत्नी मुख्य पृष्ठ, बच्चे बाद का कोरा पन्ना। हर एक पन्ना जैसे समय बाँचता उम्र का अगला पड़ाव। जब तक किताब खुली है, खुली है, जब तक किताब खुली है, खुली है, सेल्फ में जाने से पहले। जिंदगी क्या है, एक किताब है। जिल्द जैसे माँ बाप का साया, पत्नी मुखपृष्ठ, बच्चे बाद का पन्ना। हर एक पन्ना जैसे समय बाँचता उम्र का अगला पड़ाव। जब तक किताब खुली है, खुली है, सेल्फ में जाने से पहले। जिंदगी क्या है, एक किताब है। सर, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम और हमारे दर्शक आपने जो सुझाव दिए हैं युवा साहित्यकारों के लिए, जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें आपने जो
एक तरीके का जो सीख हमको दिया है, उन सभी को हम सभी नहीं, मैंने कुछ सीख नहीं दी है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि कम से कम जो हम लिखें पुख्ता लिखें, थोड़ा सा अपनी चीज़ है उसको अपन ज़्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उसका सौंदर्य और बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आगे साहित्य में और भी नए साहित्यकार आए और साहित्यिक जो भारत का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है और लोकल रीजनल जो साहित्य है, उसमें और भी नए नाम आए। तो उसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं सर। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।